एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। हम बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑपेरॉन कंसेप्ट के बारे में। इसके पहले हमने देखा ना रेगुलेटरी जीन्स में लैक्टोज के बारे में देखा था। कुछ बैक्टीरियाज वगैरह जैसे इकोलाई वगैरह होते हैं, उनमें थोड़ा एक अलग कंसेप्ट चलता है जिसको हम लाइकोपेरॉन बोलते हैं। अब ये होता क्या है सबसे पहले देखते हैं। हमने एक बात पता है ना, हमने बोला था कि अगर कोई भी जीन है जो भी जैसे कि अगर है तो एक साइट ये होती है, एक होता है प्रमोटर रीजन, एंड में टर्मिनेटर रीजन और मिडल में स्ट्रक्चरल जीन। याद है क्या? ये प्रमोटर था, ये टर्मिनेटर था और यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन। ये रिस्पॉन्सिबल था प्रोटीन सिंथेसिस के। प्रमोटर क्या करता था? प्रमोटर तो प्रमोट करता था ना। यहाँ से शुरुआत हमें प्रमोटर से पता चलता था कि यहाँ से शुरुआत होगी किसकी? ट्रांसक्रिप्शन की, क्लियर है, प्रोटीन सिंथेसिस की। और टर्मिनेटर क्या करवाता था? जो स्टॉप कोडॉन होते थे यहाँ पे आके टर्मिनेट होगा, क्लियर है, यहाँ तक पता ही है। अब सीधी सी बात है, ये थी यूकैरियोट्स की बात, पर कुछ प्रोकैरियोट्स हमने भी ये देखे थे, इनके पास में बहुत सारे क्या होते हैं, इनके पास में बहुत सारे सिस्ट्रॉन, मतलब अगर हम बात करें अगर बाकी अदर यूकैरियोट्स की, तो उनमें जो सिस्ट्रॉन वाला जो पार्ट होता है जो काम का, इंट्रॉन और सिस्ट्रॉन, क्लियर है ना। हमने ये भी देखा था कुछ कुछ पार्ट है उसको रिमूव किया था हमने, एमआरएनए बना, इसमें से आधा जो कोडिंग वाला जो पार्ट है इंट्रॉन को हमने रिमूव किए थे। ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है। एक्सॉन वाले ही पार्ट को हमने, एक्सॉन वाला पार्ट काम का था और जो इंट्रॉन वाला था उसको रिमूव करते थे। पर अगर हम कुछ जैसे कि इनकी बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो इनमें कैसे होता है, बहुत सारा जो जीन होता है तो इंट्रॉन इनमें बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, इसी एक्सॉन्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। जो काम वाला जो पार्ट है वही हमारा क्या है? सिस्ट्रॉन है। और इनमें अगर हम बात करें इकोलाई की, अगर हम बात करें इकोलाई की अगर हम बात करें तो इनमें बहुत सारा जो है ना सिस्ट्रॉन, मल्टीपल, एक ही स्ट्रक्चरल जीन में बहुत सारा सिस्ट्रॉन, बहुत सारी कोडिंग्स में अलग अलग जो जीन है, मतलब अगर हम बात करें वो प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? पॉलीसिस्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है क्या सब लोग? ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस तरीके से स्ट्रक्चरल जीन में बहुत सारे ऐसे सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कोई प्रोटीन बनाने के लिए। तो इनके पास में बहुत सारे सिस्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? पॉलीसिस्ट्रॉन। एक ही जीन है और एक ही जीन पे बहुत सारे प्रोटीन की कोडिंग्स होंगी, क्लियर है। एक सिस्ट्रॉन अलग अलग प्रोटीन को कैरी करेगा, तो ये बहुत सारे एक ही साथ में होंगे। और हमने प्रोकैरियोट में क्या देखेंगे, पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल जीन क्या करता था, एक पर्टिकुलर प्रोटीन की इंफॉर्मेशन को कोड करता था। पर यहाँ पे ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ पे बहुत सारे एक ही जीन, स्ट्रक्चरल जीन पे बहुत सारे मल्टीपल आपको सिस्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, क्लियर है क्या? इतना पक्का पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब एक बात करते हैं, अगर हम बात करें इसमें भी, अगर इकोलाई में ये भी प्रमोटर रीजन से स्टार्ट होगा और टर्मिनेटर पे ही एंड होगा, पर इसमें एक नया कंसेप्ट आता है। अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज इनके पास में अगर प्रेजेंट है, ये जो बैक्टीरिया इनके पास में अगर बहुत सारा ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो इनके पास अगर लैक्टोज आ रहा है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं लैक्टोज को। भाई हमारे पास में ग्लूकोज है, हम ग्लूकोज से काम कर लेंगे। पर अगर इनके मीडियम में ग्लूकोज की क्वांटिटी बहुत कम है और लैक्टोज इनके पास में प्रेजेंट है उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में ये लैक ऑपरेंड वाला कंसेप्ट चलता है। इसका लैक ऑपरेंड वाला कंसेप्ट, लैक ऑपरेंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्लियर है। कब? जब लैक्टोज सराउंडिंग में इनके पास में प्रेजेंट हो। तो इनके लिए 3 एंजाइम लगते हैं। कितने? 3। पहला बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। अभी बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है? एंट्री परमिट करता है सेल के अंदर में। ये क्या करता है? एंट्री करवाता है किसकी? लैक्टोज की। लैक्टोज की कहां पे? लैक्टोज की एंट्री को परमिट करता है किसके अंदर में? सेल के अंदर। क्लियर हो रहा है?
सेकेंड एंजाइम आता है बीटा गैलेक्टोसिडेस परमीएज। कुछ गलत बोला? सॉरी, बीटा गैलेक्टोसिडेस, पहले एंजाइम लिख लो, बीटा गैलेक्टोसिडेस परमीएज, ये वाला कंसेप्ट इसका है। परमीएज जो है वो क्या करेगा, लैक्टोज के एंट्री सेल में परमिट करवाएगा, और बीटा गैलेक्टोसिडेस का हमने काम लास्ट टाइम ही देखे थे, क्या करता है कन्वर्जन, लैक्टोज का कन्वर्जन गैलेक्टोज और क्या था, किस किस में था, हमने ये देखा था, लैक्टोज था, लैक्टोज पे क्या लगाया था, बीटा गैलेक्टोसिडेस, और इसका कन्वर्जन फिर किस में हुआ था, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में। हमें मेन कंसेप्ट क्या है, हमको इसका काम है ना, हमें ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज नहीं है ना उसके पास में, ग्लूकोज नहीं है, अगर ग्लूकोज नहीं है तभी तो हमें ग्लूकोज का काम है, तो ये ग्लूकोज को यूज करने के लिए वो क्या करेगा, लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा ना। उसके पास में बहुत सिंपल, हमारे बॉडी के पास में जब हम खाना नहीं खाते, फॉर एग्जाम्पल एक अलग कंसेप्ट से देखते हैं, मुझे एक बार बताओ, अगर हमारे बॉडी के पास में जब क्या बोलते हैं हम फूड, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे पास में नहीं होता, हमारा मतलब मोस्टली हम जिस दिन फास्टिंग वगैरह करते हैं तो मोस्टली क्या होता है, स्टोर्ड जो है उसको यूज करती है बॉडी। इफ अगर स्टोर्ड वाला भी जो ग्लूकोज है, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो स्टोर्ड है वो भी यूज हो गया, फिर बॉडी किसको यूज करती है, फैट को यूज करती है, प्रोटीन्स को यूज करती है, प्रोटीन जो एक्सेस ऑफ प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है ना, प्रोटीन स्टोर्ड नहीं होता बॉडी में, एक्सेस ऑफ प्रोटीन बॉडी में कभी भी स्टोर्ड नहीं होता है, मतलब एक्सेस ऑफ ग्लूकोज स्टोर्ड होता है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज काय में स्टोर्ड हो जाएगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लिपिड भी स्टोर हो जाता है, हमारे फैट्स भी स्टोर हो जाते हैं एडिपोज टिश्यूज में, जो फैट बढ़ता है वो क्या है, एक्सेस ऑफ फैट स्टोर हो रहा है ना, एडिपोज टिश्यू में जो फैट स्टोर हो जाता है, पर प्रोटीन स्टोर नहीं होते। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हमारी बॉडी, जब हम खाना नहीं खाते, कुछ भी हमारे बॉडी में नहीं गया, एनर्जी की तो नीड है, तो एनर्जी के लिए क्या करेगी, जो स्टोर्ड फैट है, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसका यूज करेगी, उसको कन्वर्ट करेगी, क्लियर है, या फिर जो प्रोटीन है एक्सेस में उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस से उसको कन्वर्ट करेगी अदर फॉर्म में और उसका यूज करेगी। पर इनके पास भी वैसे, अगर ग्लूकोज बहुत सारा है तो इनको लैक्टोज रहे ना रहे तो इनको जरूरत है क्या, भाई वो ग्लूकोज है उससे वो बाकी प्रोसेस कर लेंगे, बट अगर इनके पास में लैक ऑफ ग्लूकोज है तो उस कंडीशन में लैक्टोज को क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, और ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए 3 एंजाइम की जरूरत होती है, और ये तीनों एंजाइम किसके पास में प्रेजेंट होते हैं, ओपेरॉन के पास में प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे ये प्रमोटर है, ठीक है, प्रमोटर जीन के आगे में यहाँ पे जो है ना, यहाँ ओपेरॉन यही पे प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, ओपेरॉन। ये ओपेरॉन का काम क्या है, 3 एंजाइम का फॉर्मेशन करवाना, किसका, ट्रांस एसिटिलेज, ठीक है। अब सुनो, पहला एंजाइम क्या है, बीटा गैलेक्टोसिडेस। बीटा गैलेक्टोसिडेस का काम कन्वर्जन, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करवाना, किसमें, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। बीटा गैलेक्टोसिडेस का परमीएज का काम क्या है, लैक्टोज की एंट्री किसमें करवाना, सेल के अंदर। नेक्स्ट, ट्रांस एसिटिलेज का काम क्या है, एसिटिल कोई ग्रुप को ट्रांसफर करवाना, किसको, एसिटिल कोई जो ग्रुप है, एसिटिल कोई का कोई ग्रुप को गैलेक्टोसाइड्स के पास में ट्रांसफर करवाना। एसिटिल कोई जो ग्रुप है इसका ट्रांसफर किसको करवाना, ट्रांसफर करवाना किसको, क्लियर हो रहा है, इतना डर है क्या। और ये तीनों एंजाइम बनाता कौन है, ऑपरेटर जो रीजन है, जो ओपेरॉन है वो बनाता है, ठीक है। और ये ओपेरॉन का ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, जो पॉलीसिस्टोनिक जो रीजन है वहां पे प्रेजेंट होता है, क्लियर है क्या यहाँ तक, पक्का। देखते हैं आगे, देखो यहाँ देखो,
लैक ऑपरॉन के सबसे पहले हम पार्ट्स देखते हैं कि हमें सबसे पहली चीज क्या क्या देखने बोलेगा। कुछ चलो देखो, ये डायग्राम से सबसे पहले देखते हैं। तीन चीजें सबसे पहले हमें देखना है, रेगुलेटरी जिन, प्रमोटर के बारे में देखना है। प्रमोटर में क्या क्या देखना है हमें, प्रमोटर इधर देखो, ओपेरॉन, स्ट्रक्चरल जीन, और लास्ट इंड्यूस। देखो ये रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन के पास प्रेजेंट होगा प्रमोटर रीजन। यहाँ पे हमारा प्रमोटर के पहले यहाँ पे क्या रहेगा, आरएनए, इसके बाद यहाँ कौन सा जीन, सुनो, ये जो ओपेरॉन है अभी हमने बात किया था, ओपेरॉन तीन, इसके पास में तीन एंजाइम बनाने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि इसके पास में कितने जीन होते हैं, तीन, कितने, तीन जीन, समझो ये ओपेरॉन रीजन है और इसके पास में तीन, देखो ओपेरॉन के पास में कितने जीन है, तीन, इसलिए हमने क्या बोला था, मोस्टली हमने क्या देखा था कि कोई भी अगर जो रीजन है जहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन है, कोई भी एक जीन और लोकेटेड होता था किसके पास में, यूकैरियोट्स के पास में, पर इनके पास में कंसेप्ट कैसा था, एक ही स्ट्रक्चर में मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट हो सकते थे, मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट हो सकते थे, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। एक जो ऑपरेटर, एक जो जीन है, जो एक जो स्ट्रक्चरल जीन है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। और ऐसे अगर एक ही जगह पे अगर बहुत सारे मल्टीपल अगर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो इनके पास में ये जो प्रोमोटर है जो लैक्टोज के लिए है, इसके पास में तीन जीन प्रेजेंट है, Z, Y और A, लैक Z, लैक Y और लैक A जीन। तो एक साथ में तीन जीन है इस ऑपरेटर के पास में। इन तीनों ऑपरेटर जो रीजन में जो तीन जीन है, इनका काम क्या है, अलग अलग एंजाइम बनाना। कौन कौन सा, बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज, लास्ट ट्रांस एसिटिलेज। क्लियर है, ये तीन एंजाइम्स बनाते हैं और इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर रीजन। क्लियर है, इनमें से क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा, ब्रेक करवाएगा किसको, लैक्टोज को, ये एंट्री को परमिट कराएगा, और ये क्या करेगा, एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफर करवाएगा किसके पास है, एसिटिल कोए टू गैलेक्टोसिडेज के पास में। क्लियर है तीनों का वर्क। अब मेन चीज आती है ये रेगुलेटरी जीन के बारे में। सबसे पहले एक एक के बारे में पढ़ते हैं, फिर प्रोसेस कैसी होती है वो देखते हैं। रेगुलेटरी जीन क्या करता है, रेगुलेटरी जीन एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बनाता है, अभी हमने एक बात बोली कि जब लैक्टोज प्रेजेंट होगी तभी ये लैक ऑपरेरन वाला कंसेप्ट काम करेगा। जब कब प्रेजेंट होगा लैक्टोज, अगर जब लैक्टोज अब्सेंट रहेगी तब ये क्या करेगा, ये प्रोसेस बंद कैसे होगी, इसके लिए भी तो कोई ऑप्शन होगा ना। तो ये जो रेगुलेटरी जीन है वो एक प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो क्या करता है, समझो ये रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म हुआ। अभी रिप्रेसर प्रोटीन का क्या करता है, जाके जो आरएनए जो प्रोमोटर वाला जो रीजन है, प्रोमोटर वाले रीजन, ये जो प्रमोटर वाला जो रीजन है, ये प्रमोटर वाले रीजन पे यहाँ पर जाके क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। यहाँ पे बाइंड हो गया
तो ये आगे जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो चलने वाली थी वो होगी क्या? नहीं, यही पे इसने प्रोसेस को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया सीधा। तो इसका काम ही क्या है? इनहिबिट करना। इसको, ये जो प्रोसेस आगे होने वाली है, रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा? देखो, रेगुलेटरी जीन क्या बनाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। और ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा? जाके बाइंड हो जाएगा प्रोमोटर जो आरएनए प्राइमेज वाली जो साइट है या प्रोमोटर रीजन पे जाके क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, बाइंड हो जाएगा और आगे की प्रोसेस को होने नहीं देगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा? प्रोमोटर रीजन। प्रोमोटर रीजन के पास में यहाँ पे क्या लगा होता है? आरएनए प्राइमेज। यही से रिएक्शन क्या होती है? आगे जो ट्रांसक्रिप्शन है यहाँ से स्टार्ट होता है। क्लियर हो रहा है क्या? जो आगे इसका जो लैक्टोज का जो ब्रेकडाउन करवाना है, लैक्टोज का ब्रेकडाउन करवा के जो प्रोटीन बनाना है, ये पूरा का पूरा कौन करवाएगा? प्रमोटर रीजन करवाएगा। प्रमोटर रीजन ही यही से कभी भी कोई भी प्रमोटर से ही क्या होता है? रिएक्शन स्टार्ट होती है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होता था? प्रमोटर जीन देखते थे। प्रमोटर जीन देखने के बाद फिर वहां आके कंटिन्यूअसली एमआरएनए से कोडिंग से फॉर्मेशन होता था। क्लियर है? तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? ये प्रमोटर रीजन के इससे पास भी, इनके पास में कितने जीन है? 3 जीन है। ये किसके पास में प्रेजेंट है? ऑपरेटर जीन के पास में। जो ऑपरेटर जीन है, ऑपरेटर रीजन है, इसके पास में कौन कौन से जीन है? लैक-जेड, लैक-वाई और लैक-ए। इनका काम क्या है? तीन एंजाइम का प्रोड्यूस करना है। यही 3 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल काय के लिए? फर्दर प्रोटीन जो ब्रेकडाउन करके बनाने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। यही स्ट्रक्चरल जीन है ना, यही वाला रीजन जो ये ऑपरेटर रीजन वाला ही, तो इसका वाला पार्ट क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है जो एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। क्लियर है? लास्ट क्या आता है? इंड्यूसर। अभी इंड्यूसर को है, इंड्यूसर प्रेजेंट होता है। इंड्यूसर ही क्या है? हमारा जो लैक्टोज है ना, लैक्टोज जो कन्वर्ट हो जाता है एलोलैक्टोज में, ये है इंड्यूसर। अब ये क्या होता है सुनो, ये लैक्टोज का ही फॉर्म है। एलोलैक्टोज क्या करता है? ये जो ये दिख रहा है ना, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो इनहिबिटर है, जैसे ही लैक्टोज प्रेजेंट होता है, लैक्टोज का जो एंट्री वो एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये एलोलैक्टोज क्या करता है? आकर ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन है इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है? अब ये कॉम्प्लेक्स बना लिया, अब ये गया कि इसको, ये प्रोसेस को बाइंड करने के लिए इसको यहीं पे रोक दिया। जैसे रिप्रेसर प्रोटीन बना, एलोलैक्टोज आया और इसके साथ में आकर कॉम्बिनेशन एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, यहाँ पे इनहिबिटर जीन यहाँ पे इसको रोकने के लिए गया क्या? नहीं। अब ये इनहिबिटर जीन इसको रोकेगा नहीं, तो कंटिन्यूअसली रिएक्शन हो जाएगी और आपको जो प्रोटीन चाहिए यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन से आपका एमआरएनए बन जाएगा और ये एमआरएनए को ट्रांसलेट करके क्या बना लेंगे? प्रोटीन बना लेंगे। क्लियर हो रहा है क्या? पूरा डन है? समझ में आया? एक एक रीजन क्या क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात याद रखो, ऑपरेटर। सबसे पहले ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर क्या था? ऑपरेटर रीजन कौन था? हाँ, जिसके पास में ऐसा रीजन, और ये कब, सॉरी, ये कंसेप्ट सबसे पहले याद रखने की क्या, ये कंसेप्ट काम कब करेगा? ये कंसेप्ट एक ही रीजन में काम करेगा जब लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज एब्सेंट है तो कोई इसका काम होगा क्या? नहीं। लैक्टोज प्रेजेंट है और लैक्टोज का कन्वर्जन किस में करवाना है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। क्लियर है? तो उस कंडीशन में इसका काम रहेगा। और ये ऑपरेटर रीजन क्या है? ऑपरेटर रीजन ऐसा रीजन है जिसके पास में मल्टीपल 3 टाइप के जीन प्रेजेंट है। कौन कौन से? लैक-जेड, लैक-वाई और लैक-ए। इनका काम क्या है? 3 एंजाइम को रिलीज करवाना। कौन कौन से? बीटा गैलेक्टोसिडेज परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज। क्लियर है? इसका काम क्या है? ब्रेकडाउन करवाना लैक्टोज का, सेल ब्रेकडाउन करवाएगा और ये एसिटिल को ट्रांसफर करवाएगा एसिटिल कोए टू गैलेक्टोसिडेज के पास में। क्लियर है? ये डन है? उसके बाद रेगुलेटरी जीन। अभी रेगुलेटरी जीन क्या है? ये कंडीशन, ये जो कंसेप्ट है सिर्फ काम कर रहा है जब लैक्टोज प्रेजेंट है। अगर लैक्टोज एब्सेंट रहा तो ये प्रोसेस तो कंटिन्यूअसली रहेगी, तो इसको इनहिबिट करना पड़ेगा। इसको इनहिबिट करने के लिए रेगुलेटरी जीन क्या करता है? रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। ये एमआरएनए बनाया भाई, ये एमआरएनए प्रोटीन को ट्रांसक्रिप्ट कर लिया, ये प्रोटीन बना लिया। ठीक है? अभी रिप्रेसर जीन जाके क्या करेगा? जो प्रोमोटर रीजन है वहां पे जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जाकर बाइंड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, बाइंड कर लेगा, आगे की प्रोसेस होने
नहीं देगा। प्रमोटर ही ब्लॉक हो गया तो आगे की प्रोसेस होगी क्या? नहीं। क्लियर है यहाँ पे? अब नेक्स्ट क्या आता है? प्रमोटर के साथ में इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या है? देखो एक बात याद रखना, लैक्टोज खुद का ब्रेक डाउन करवाता है, ठीक है? ऐसा सेल्फ ऑटोलिटिक है, मतलब लैक्टोज है, लैक्टोज बोलते हैं मेरे को ब्रेक डाउन कर दो, मुझे कोई मतलब, तो ये खुद को क्या कर लेता है? एलोलैक्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अभी एलोलैक्टोज बाइंड किसको कर लेता है? रिप्रेसर प्रोटीन को, और जाके ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस हो जाती है। यहाँ पे एमआरएनए मतलब एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद फिर इसका ट्रांसलेशन करके हमको जो फर्दर जो क्या बोलते हैं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो बन जाएगा। क्लियर है? मतलब लैक्टोज कंप्लीटली यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर है? शुरुआत कहाँ से होगी? सबसे पहले रेगुलेटरी जीन के पास से। रेगुलेटरी जीन इनहिबिटर प्रोटीन बनाएगा, इसी के ऊपर ये डिपेंड करेगा इनहिबिटर प्रोटीन बनने के बाद आगे की प्रोसेस होगी या नहीं होगी। अगर एलोलैक्टोज प्रेजेंट होगा तो प्रोसेस होगी, एलोलैक्टोज अगर एब्सेंट होगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। क्लियर है? डन पूरा कंसेप्ट। और ये कंडीशन सिर्फ किस में होती है? कुछ बैक्टीरियाज और इकोलाई। इस पे याद रखो कि कुछ बैक्टीरियाज और इकोलाई जिनमें ये कंसेप्ट काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं जीनोमिक्स। इस पे जीनोमिक्स। अब सीधी सी एक बात है, हमारा जीनोम, अगर हम जीनोम की बात करें, जीन की बात कर रहे हैं, तो हमारा जीन किससे रिलेटेड है? पूरा कहाँ पे होते हैं जीन्स? डीएनए में। कहाँ पे होता है? डीएनए। तो हम सीधी सी बात क्या करें कि डीएनए कैसा है? अब डीएनए में कितने टाइप ऑफ जीन्स है, कैसा स्ट्रक्चर है, कौन सा जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सब देखना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, सबसे पहला एक टर्म आया था जीनोम। जीनोम लिया, जीनोम जो है 1920 में, ये जो टर्म है, ये दोनों टर्म, जीनोम टर्म किसने कॉइन किया था? विंकर ने 1920 में, और जीनोमिक्स टीएच रॉड्रिक ने 1986। क्लियर है? अब ये क्या है? एंटायर जितने भी सीक्वेंसेस है पूरा का पूरा जीन में, और हर कौन सा जीन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सब स्टडी का इसमें आ जाती है हमारे जीनोमिक्स में। क्या क्या आ जाएगा इसमें? सीक्वेंस ऑफ जीन, जीन का सीक्वेंस कैसा है, उनकी मैपिंग, मैपिंग ऑफ जीन, साथ में उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, ये सब तो देखना पड़ेगा। यही तो मेन चीज है ना, कौन सा जीन का स्ट्रक्चर कैसा है, जीन के कौन सा प्रोटीन बनाता है, उसका फंक्शन क्या है, उनमें कौन से सीक्वेंसेस है, कितनी बेस पेयर्स है, कितनी बेस पेयर्स में उनका सीक्वेंस कैसा है, उनकी कोड कैसे है, ये सब का देखेंगे हम जीनोमिक्स। अब जीनोमिक्स में सबसे पहली चीज अगर बात आती है तो ज्यादातर जो देखा गया था जीनोमिक में मेनली ड्रोसोफिला, माउस, और एक ईस्ट, इन सबको रेफरेंस में लेकर साथ साथ में ह्यूमन के भी जीनोम को निकाला गया। अब देखो इनके कंपैरिजन में ह्यूमन का जो जीन है वो बहुत बड़ा है, ठीक है? तो इनके, क्योंकि मेन चीज हमें इनको भी तो देखना है, ठीक है? ह्यूमन जीनोम क्यों? मतलब डीएनए के स्ट्रक्चर को ह्यूमन के, ताकि फर्दर आगे स्टडी की जा सके। तो ये इन तीनों को रेफरेंस में लेकर इसकी भी स्टडी की गई। क्लियर है? अब इसमें दो टाइप आ जाते हैं, एक आता है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। क्या आ जाता है जीनोमिक्स में? एक टाइप क्या आ जाता है? स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, और एक टाइप आ जाता है फंक्शनल जीनोमिक्स। अब क्या समझ में आ रहा है नाम से? स्ट्रक्चरल से क्या बताते होंगे? स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चर वहीं पे, ओए रख वहीं पे, मैपिंग सीक्वेंसेस। क्या आएगा स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर से क्या समझ में आ रहा है कि क्या सीक्वेंस होंगी, क्या मैपिंग होगी, कितना जीन होगा, कैसे सीक्वेंसेस होंगे, उनको एनालिसिस करने का काम सब काय में आएगा? स्ट्रक्चर में। क्या क्या आ जाएगी? पहला मैपिंग,
सीक्वेंसिंग और एनालिसिस वाला जो टर्म आज पूरा आ जाएगा वो क्या क्या जाएगा, स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर पूरा डिटरमाइन करने के लिए। और फंक्शन में क्या आ जाएगा, जो सीक्वेंसेस है जो जीन है वो फंक्शन कैसे करता है, इसमें मेन क्या आ जाएगा, फंक्शन। क्या काम है रे बाबा, तो स्ट्रक्चरल जीनिक अलग पार्ट हो जाता है जीनोमिक्स का, और एक फंक्शनल जीनोमिक्स हो जाता है जिसमें फंक्शंस को डिसाइड किया जाता है। क्लियर है। अब मेन इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, बहुत सारे। बायोटेक्नोलॉजी, मतलब अगर आप सेक्टर्स देखो तो मेन बायोटेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, मेडिसिन के सेक्टर में इसका बहुत ज्यादा काम है। देखो अभी जैसे कि बहुत मोस्टली जो ज्यादातर जो जैसे जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफर वाली जो डिसीजेस है या हम डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं, तो किसके डिफ्लेक्शन से आते हैं, डीएनए में, जीन जो है जीन के डिफ्लेक्शन से हो जाता है। तो अगर उसको रिमूव कर दिया जाए या अदर देन उसका अल्टरनेटिव्स डाल दिया जाए तो हो सकता है वो जो डिसीज है जो होने वाली है उसको हम रिटार्ड कर सके, आगे जनरेशन टू जनरेशन ना जाए। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे फर्दर स्टडी के लिए ये सबकी यूज है। मेन एग्रीकल्चर में अगर हम बात किया जाए तो ट्रांसजेनिक क्रॉप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कहां पर, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में क्या काम, ट्रांसजेनिक क्रॉप के लिए। क्या होता है ट्रांसजेनिक क्रॉप, देखो ना, सुने जैसे ब्रिंजल में कोई डिसीज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब वो डिसीज को हमें रोकना है तो क्या कर दिया जाता है, इसका ब्रीड हाइब्रिड कर दिया जाता है, या जीन को कोई जो जो जीन से वो रिस्पॉन्सिबल है वो जीन के अंदर में ऐसी इम्यूनिटी फैक्टर डाल दिया जाता है जिससे जो फर्दर जो डिसीज हो रही है वो उसको ना हो। तो ऐसा क्रॉप क्या हो जाएगा, ट्रांसजेनिक, जिसमें हमने डिजायरेबल कैरेक्टर का एड ऑन कर दिया है। क्लियर हो रहा है। तो एग्रीकल्चर में ट्रांसजेनिक क्रॉप के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा डीएनए मार्कर्स का यूज किया जाता है फोरेंसिक साइंस में। इसका डीएनए मार्कर्स का यूज किया जाता है कहाँ पे, फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक साइंस पता ही है ना, ज्यादातर क्रिमिनल वगैरह जो भी है वो स्टडी वगैरह के लिए फोरेंसिक्स, ठीक है। तो फोरेंसिक साइंस में डीएनए मार्कर्स का यूज किया जाता है। उसके अलावा कोई भी जो माइक्रोब्स है अगर वो फर्दर कोई अगर कोई जीन अगर इंट्रोड्यूस करते तो अगर वो कुछ अलग टाइप ऑफ एंजाइम को बना सके तो उसके प्रोडक्शन के लिए भी हम जीनोमिक्स का यूज करते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक, क्या क्या देखा, दो टाइप से, कौन कौन से, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। उसके बाद एप्लीकेशन एग्रीकल्चर, मोस्टली कहाँ पे यूज किया जाता है इसका, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की क्या है, क्या है बायोटेक्नोलॉजी, क्या करते हो बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोब्स वगैरह क्या यूज करके या फिर अदर देन कुछ न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटेक्नोलॉजी बहुत वास्ट ब्रांच है साइंस के जिसमें बहुत सारी चीज डील है। बायो प्लस टेक, बायो में क्या ऐड किया, टेक्नोलॉजी ऐड किया, समझ रहे हो। तो जैसे कि ये जितना भी कंसेप्ट है ट्रांसजेनिक क्रॉप वगैरह सब बायोटेक के प्रोडक्ट है। अभी देखियो ना, पहले जो प्रोडक्शन था, जो ईल्ड था वो कम होती थी, तो ईल्ड कैपेसिटी एग्रीकल्चर में बायोटेक का बहुत ज्यादा यूज है, ईल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। सेम माइक्रोब्स की जितना भी जो फर्मेंटेड फूड्स वगैरह भी जो आते हैं ज्यादातर वो भी हम किस में लेते हैं, बायोटेक में। उसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी अभी जो सब चीजें है वो भी बायोटेक में ऐड हुआ है। मतलब बहुत सारी चीजों में बायोटेक्नोलॉजी अभी कैसी है, मतलब हाँ वास्ट होते जा रही है, ऐसी ब्रांच है। उसके अलावा कहाँ मेन, मेडिकल साइंस, मेडिसिन। उसके अलावा सोशल साइंस में, सोशल साइंस एनवायरमेंटल वगैरह पूरा है पूरा, ठीक है। उन सब में जीनोमिक्स का बहुत ज्यादा यूज है। क्लियर हो रहा है, डन है यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, HGP। इस पे HPG
बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सुनो, लॉन्च किया था यूएस के एनर्जी एंड हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट है उन्होंने, यूएस के एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है इसने लॉन्च किया था। मेन जो डिपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट को हेल्ड करने वाला तुम्हें यूएस का एनर्जी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, गलत हो गया ना, एनर्जी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, नाम क्या था? इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूजो। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलोगे? इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, जिसके नाम क्या नाम से जानते हैं? ह्यूजो। ठीक है, यूएस ने लॉन्च किया था अपने पार्टनर्स के साथ में, अकेला नहीं, जर्मनी, जापान, इंडिया, चाइना और यूएस। ठीक है, इन सब ने मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और ये चला कब से? 1992 टू 2003। मेन एम क्या थे इसका? मेन आते इसके एम के ऊपर। पहला, जितना भी डीएनए बेस पेयर है, जितना भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ऑल ओवर डीएनए में, उसकी मैपिंग करना। पहला क्या? एंटायर जो ह्यूमन के जो जीन है इसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे, इनकी क्या करना? मैपिंग करना। किसकी? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो रहा है क्या? सेकेंड एम था जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए उसको स्टोर करना डेटाबेस। सेकेंड क्या? जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको स्टोर करना डेटाबेस। क्यों स्टोर करके रखेंगे? तो फर्दर के लिए, फर्दर जो रिसर्चेस होगी उसके लिए यूजफुल रहेगी। क्लियर है? उसके अलावा टूल्स एंड टेक्निक को डेवलप करना एनालिसिस के लिए। क्या करना? टूल्स एंड टेक्निक को डेवलप करना, टेक्निक को डेवलप करना। किसके लिए? एनालिसिस के लिए। ठीक है, उसके अलावा लास्ट, जो भी टेक्नोलॉजीज है, जो भी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है उसको इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर करना। जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसको, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना किसको? इंडस्ट्रीज को। किस लिए? यूजफुल जो भी हमारे पर्पस के लिए फर्दर, जैसे कि समझो किसी बैक्टीरिया के जीनोम को निकाला हमने, हमें ये पता चला कि इसके अंदर में अगर ये जीन को इंट्रोड्यूस किया जाए तो इसके वजह से हमें यूजफुल एंजाइम ये मिलेगा। समझ रहे? अब ये फर्दर कहाँ पे काम है? एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए काम में है। तो इस इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलर इंडस्ट्री को प्रोवाइड करना ताकि वो मल्टीपल ज्यादातर यूज कर सके। क्लियर? पहले फॉर एग्जांपल जो इंसुलिन था वो एक्सट्रैक्ट किया जाता पिग से, अभी क्या किया जाता है? अभी मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, इंसुलिन को बनाया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी इतनी वास्ट तो हो चुकी है कि अभी बनाया जाता है। तो कुछ ना कुछ तो इसी के बेस पे स्टडी किया होगा। समझ रहे हो? तो उसके बेस पे जो इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करना। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को। क्लियर है? नेक्स्ट, लास्ट, लीगल एथिक्स। और लीगल और एथिक्स क्या? एथिक्स का मतलब
लीगल और एथिक्स में क्या फर्क है? मोरल्स किस में आते हैं? हम अगर मोरल्स की बात करते हैं तो किस में आते हैं? मॉरल साइंस। ए बताओ। इथिक्स नहीं पता? एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। इथिक्स का मतलब बताओगे तुम नेक्स्ट क्लास में तो मुझे तुम कैसे निकालो एथिक्स क्या होता है? लीगल तो बताइए कि वो भी नहीं पता? लीगल पता है होगा ना क्या होता है? अरे क्या होता है? तो लीगल काम क्या होता है? जो लॉ एंड रेगुलेशन से किया जाए। और इथिक्स क्या होता है? वाह, देखो लॉ एंड रेगुलेशन पे काम करना एक वो तो लीगल में आता है, इथिक्स वैसा नहीं होता। एथिक्स देखो ऐसे एक काम होता है भाई मेरी नजरों में वो काम सही है, मतलब वो मेरे मतलब एक इथिक्स रहता है ना, हमने कुछ गलत किया है तो हमारे अंदर से एक आवाज है, वो बोलते जो अंदर मोरल वाली जो आवाज, एथिक्स को तुमको नहीं होता ना, तो तुम लोग इसका मीनिंग प्रॉपर तुम ही बताओगे फिर मुझे, ठीक है? अभिजीत एथिक्स का मीनिंग कल बताएगा सभी लोग, ठीक है? तनिष्का ठीक है, क्या करना? टेकिंग केयर ऑफ एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज अराइजेस ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के वजह से जो भी सोशल लीगल और एथिकल मतलब इथिकल जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसको टेक केयर मतलब उसको प्रॉपर वे से मेंटेन करना वगैरह, ये एम थे गाय के HGP। क्वेश्चन होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। एम्स क्या है HGP के? क्लियर है? कौन कौन से? पहला तो पूरा एंटायर ह्यूमन जीनोम की क्या करना? मैपिंग करना और सीक्वेंस जितने भी न्यूक्लियोटाइड के उसको मैप करना। क्लियर है? इंफॉर्मेशन स्टोर करना डेटाबेस में, ठीक है? और ये इंफॉर्मेशन जो बनाई गई है उसके लिए टूल्स एंड टेक्निक्स को डेवलप करना और जो इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को प्रॉपर इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करना और साथ में टेकिंग केयर ऑफ एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज अराइजेस। इस प्रोजेक्ट के कारण जो भी इश्यूज आए हैं उसको टेकिंग केयर करना, प्रॉपर मेंटेन करना। क्लियर है? ये क्या है? एम्स है। क्लियर है? अब देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अगर सबसे बड़ी बात अगर हम की जाए ह्यूमन की बात करते पहले, कितने क्रोमोसोम्स है ह्यूमन में? 46 23 पेयर 46 क्रोमोसोम्स। अगर हम बात करें 3 बिलियन बेस पेयर से, कितनी? 3 बिलियन 3 बिलियन बेस पेयर की बात कर रहे हैं और टोटल जीन कितने आते हैं? 33,000 जीन। कितने? 46 क्रोमोसोम, 3 बिलियन बेस पेयर और 33,000 जीन। ये स्टडी पे पता चला इतने जीन प्रेजेंट होते हैं और इतनी बेस पेयर्स। क्लियर हो रहा है क्या? अब सुने, ऐसे ही सिर्फ इसका मेन चीज क्या थी? सिर्फ ह्यूमन के जीनोम को नहीं, अदर भी ऑर्गेनिजम्स के क्या जीनोम की स्टडी करना, जीनोम निकालना ताकि वो फर्दर उनका हम यूज कर सके अदर देन प्रोसेसेस के लिए। तो उसमें किस किस का इंक्लूड किया? माउस का यूज किया गया, ड्रोसोफिला का यूज किया गया, बहुत से प्लांट्स है लाइक राइस वगैरह उसका यूज किया गया, इस्चेरिया सैक्रोमाइसिस सेरेविसी मतलब ईस्ट का यूज किया गया। तो ऐसे मल्टीपल जो ऑर्गेनिजम्स है उनका यूज किया गया, किसके लिए? सीक्वेंसिंग के लिए। उनके सीक्वेंस को निकाला गया, उनको सीक्वेंस को मैप किया गया, मतलब उनके भी जीनोम को निकाला गया इसमें, इस प्रोजेक्ट में। साथ में सिर्फ अकेले ह्यूमन को क्या नहीं, बाकी उनके साथ साथ इन पूरों को। क्लियर है? डन। तो इसके बेस पे नई नई स्टडीज, जैसे कि यहाँ पे देखो अगर हम बात करें माउस में कितने क्रोमोसोम्स? 40 और एस्टिमेट नंबर ऑफ जीन कितने निकले उसमें? 40,000। कितने? 40,000। उसके अलावा अगर हम बात करें ईस्ट की, ईस्ट में क्रोमोसोम 32
और जीन कितने निकले 6000। उसके अलावा बैक्टीरिया जो इस्चेरिया कोलाई है, ई कोलाई है, उसमें कितने जीन है, एक, सॉरी कितने क्रोमोसोम है, एक, और जीन कितने मिले 4400। क्रोमोसोम एक ही है पर जीन कितने, एक ही क्रोमोसोम्स पे 4400 जीन मिनिमम। वहां पे अप्रोक्स दिया होगा, कभी कभी एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स। तो इस तरीके से पूरी स्टडी की गई और उनका साइजेस पता चले। क्लियर है क्या? डन? यहाँ पे कोई डाउट यहाँ तक? अब इसके लिए एक प्रोसेस आती है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। कौन सी? डीएनए। एचजीपी क्लियर हुआ क्या? क्या था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। किसने लॉन्च किया था? यूएस ने। यूएस की कौन थे इसने? क्यों जो नाम लिया था, क्या था? इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। किसने किया था? एनर्जी, कौन थे डिपार्टमेंट ने? एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। किसके? यूएस के। कब तक चला ये प्रोजेक्ट? 1992 to 2003। पार्टनर्स कौन कौन थे? जर्मनी, यूएस, इंडिया, चाइना एंड जापान। ठीक है, ये पूरे के पूरे पार्टनर्स से मिलकर इन्होंने किया था। एम कितने थे? ये काम क्या था? ये एम जो है भाई उसके फंक्शंस रहेंगे, क्यों करना है? स्टडी वगैरह के लिए। क्लियर है? एप्लीकेशन तो हमने पहले ही देख ली है। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अभी हमने लास्ट टाइम देखा था एचजीपी में, एक बात बोली थी हमने कि मोस्ट ऑफ द 99.9% जो डीएनए है वो कैसा होता है? सेम होता है। ये कितना डीएनए सेम होता है? 99.9% जो सीक्वेंस होता है डीएनए का वो होता है सब में मोस्टली सेम। सिर्फ डिफरेंट कितना है होगा? 0.1%। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इसी से हम डिटरमाइन करेंगे ना किसी भी चीज को। इस 0.1% ही वेरिएशंस ला रहे हैं। हमारे यूनिक कैरेक्टर किसके कारण है? ये 0.1% के कारण। तो मोस्ट ऑफ द तो बाकी सभी एक ही जैसे है पूरा डीएनए। क्लियर हो रहा है? तो ये 0.1% के ऊपर में एक स्टडी, ज्यादातर जो बल्क में हमारे पास में ये वाला हो जाएगा, ये हमारा बल्क डीएनए, और ये हमारा 0.1 हमारा होता डीएनए सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, ठीक है, हमें इसके ऊपर में पूरी बात करनी है अभी। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हमें टॉपिक क्या था? फिंगरप्रिंटिंग। अच्छा एक बात बताओ, सबके फिंगरप्रिंटिंग एक जैसे रहते हैं? फिंगरप्रिंट्स लेते हैं हम, डिफरेंट रहते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन से हम समझ में आता है कि ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बात, किसकी फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहे हैं? डीएनए की। हम किसकी बात कर रहे हैं? 0.1% की। अगर ये सब में अगर अलग अलग होता है तो इसको हम बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं डिटरमाइन करने के लिए। इतना परसेंट अगर सेम है और इतना परसेंट डिफरेंट है तो 0.1% से मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ ये इसका डीएनए, ये उसका डीएनए, ये उसका डीएनए। क्लियर हो रहा है? अगर मुझे 0.1% पता चल जाए तो ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, जो सैटेलाइट डीएनए है, जो सैटेलाइट डीएनए जिससे हम 0.1% की बात करें, उसमें कुछ नंबर्स होते हैं। ये जो टेक्निक है ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, 1984 में एक साइंटिस्ट थे एलेक जेफरी, उन्होंने बताई थी। किसने? एलेक जेफरी ने। ठीक है, इन्होंने बताया था कि कुछ जो डीएनए सीक्वेंस है, कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड का जो बेस पेयर का ऐसा सीक्वेंस है जो मल्टीपल टाइम्स क्या होता है? रिपीट होता है। हो सकता है 20 to 100 टाइम कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। कितने टाइम्स हो सकता है? 20 to 100 टाइम्स ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस में रिपीटेशन में जा रहा है। और उन्हीं को उन्होंने बोला VNTR। क्या बोला? VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। क्या बोला? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। क्लियर हो रहा है? इसी चीज का हम यूज करेंगे, जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स है ना, ये जो सैटेलाइट इसमें है, इसमें तो प्रेजेंट हो गई ना हर एक टाइम के पास में कुछ ऐसे जो, जैसे कि ज्यादातर बेस पेयर्स क्या होगा? यही होगा ना, यही सीक्वेंस होगा। इसमें AT होगा या फिर CU होगा कि CG होगा या फिर GC। ठीक है, ये बेस पेयर्स ऐसे रहेंगे जो रिपीटेशंस पे रहेंगे।
ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू कुछ रिपीटेशन पे जा रहा है, जीसी कंटिन्यू रिपीट 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 हो रहा है, हो सकता है वो 100 टाइम्स रिपीट हुआ एक बार में, कुछ कुछ टर्म्स के बाद में। तो ये जो रिपीटेशन काउंट्स पे ही इन्होंने ये पूरी की पूरी स्टडी की है। क्लियर हो रहा है क्या? चलो देखो अब इसमें टेक्निक्स क्या है, सबसे पहला करना कैसे है, प्रोसेस क्या है वो देखते हैं हम लोग। हाँ क्या बोल रहे हैं, पहला आइसोलेशन ऑफ लेयर। अब सबसे पहले मैं एप्लीकेशन पहले बता रही हूँ, बाद में इसका यूज, उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। अगर एप्लीकेशंस की बात करो, मोस्टली इसका यूज किया जाता है फोरेंसिक स्टडी के लिए, जैसे रेप के कंडीशंस में, या फिर हम बात करें या कोई मर्डर मिस्ट्रीज वगैरह जो थी, जिसमें समझो वो एक सैंपल मिल गया है और हमें पता चल रहा है कि इतने सारे कल्प्रिट से इनमें से कोई एक हो सकता है, तो उस कंडीशन में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगाया जा सकता है। अगर डीएनए मैच हो गया तो भाई ये किसका है, वहाँ पे अगर ऑन द साइट जहाँ पे मर्डर हुआ है वहाँ पे अगर मिला है तो उस कंडीशन में होता है। सेकेंड हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, और बच्चा बेबी कि मतलब पेरेंट्स कभी कभी कराया जाता है ना कि डिटेक्ट करने के लिए कि बेबी क्या बोलते हैं, मदर और पेरेंट मतलब इन्हीं का है या नहीं है, उस कंडीशन में करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंडीशन है जहाँ पे हम क्या करवाते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता करवाते हैं या तो कल्प्रिट का किसने मर्डर वगैरह वगैरह किया है, या फिर बेबी मतलब पेरेंट का ही है। कभी कभी मिलता है ना अनवॉल्व चाइल्ड, और कभी कभी डाउट रहता है किसी को ऐसा, तो उस कंडीशन में फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाते हैं। अब करवाएंगे कैसे, समझो यहाँ पे देखो, हम मर्डर वाली बात करते हैं। सैंपल मिला जहाँ पे मर्डर हुआ, वहाँ पे जो पर्सन था जिसकी डेथ हुई है उसके अलावा भी एक सैंपल मिला, और उसमें एक दो सस्पेक्ट है कि ये हो सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो जो आइसोलेटेड सैंपल जो हमको वहाँ पे मिला, जो हमें पहले मिला है, वो उसको हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब की तरह पे। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ में। ठीक है, करना क्या है हमको, सबसे पहले यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जो पर्सन है, पर्सन से हमने जो हमको लग रहा है सस्पेक्ट है, उसके पास से हमने क्या किया, कोई भी ब्लड सैंपल बोलो, हेयर के सैंपल से, कहीं से भी डीएनए क्या लिया, आइसोलेट किया। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, क्या ले सॉरी यहाँ पे हम क्या क्या ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, हेयर से ले सकते हैं, सलाइवा, बहुत सारी कंडीशन है जहाँ से हम डीएनए सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। अब आइसोलेट कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंड। अब इनको क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ब्लड सेल्स लिया, समझो ये ब्लड सेल है एक एग्जाम्पल। अब ब्लड सेल्स में से डीएनए को निकालना है, डीएनए को आइसोलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना है। सेल मेम्ब्रेन के बाद में अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन उसको डाइजेस्ट करना है, तो हमें क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे डीएनए मिल जाएगा। ये था हमारा सैंपल। ठीक है, सैंपल से हमने आइसोलेट किया, क्या मिला हमें, इस तरीके से हमारा ये डीएनए मिला। क्लियर हो रहा है, ये सैंपल था, अब हमें क्या मिल गया, डीएनए मिल गया, हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। अब ये डीएनए को क्या करना है, सीधा सा रेस्ट्रिक्शन एंड डाइजेशन करवाना है। तो एक एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, किसकी बात करेंगे हम, रेस्ट्रिक्शन ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, इसकी एंजाइम है। ठीक है, इसको क्या करना है, ये एंजाइम क्या करता है, डीएनए को फ्रैगमेंट्स में कट करता है, जैसे छोटे छोटे सीजर की तरह काम करता है। जैसे कि बहुत बड़ा धागा है फॉर एग्जाम्पल, और हमें कट करना है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली सीजर लेते हैं, सीजर से कट करते हैं। ठीक है ना, धागे को कट करते हैं। तो सेम डीएनए को कट करने के लिए किसका काम करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। अब तो इस तरीके से ये डीएनए इस तरीके से कट हो गया, ऐसे फ्रैगमेंट्स में कट हो गया। क्लियर हो रहा है, डन हो गया। ये किसकी वजह से हुआ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कारण। मैं आ रही है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कारण हमने इसको क्या कर दिया, डीएनए को कट कर दिया। अब डीएनए कट हो गया। अब ये डीएनए का जो सैंपल है, इसके ऊपर में किया जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या किया जाएगा,
ठीक है, फ्रैगमेंट्स में कर हुआ। अब कर पाएंगे इस पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कर पाएंगे? क्या देख लो जेल, यहाँ पे हमने एंजाइम कौन सा यूज किया, लिख दूं? रेस्ट्रिक्शन ठीक है, इसने क्या किया, कट किया। अब क्या करवाना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम यूज करते हैं एगरोस जेल का। देखो एगरोस जेल का यूज करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, सुनो, ये जो सैंपल है, जो कटेड सैंपल है, जो जेल के ऊपर में डाला जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर में इलेक्ट्रिक चार्ज का इन्फ्लुएंस किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का इन्फ्लुएंस होता है तो इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, सीधा ये ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल क्या बोलते हैं, अपने फ्रैगमेंट के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से कलेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से। देखें यहाँ पर, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ये दिखेगा यहाँ पे। अबे जेल के ऊपर में हमने फ्रैगमेंट्स को डाल दिया, इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस किया, नेगेटिवली चार्ज। अब देखो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, हमने पहले ही बोला था। डीएनए फ्रैगमेंट को पुट किया हमने किसमें, एगेरोस जेल में। ठीक है, एगेरोस जेल के ऊपर में रखा और इसके ऊपर में इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस किया। अब मुझे एक बात बताओ, डीएनए पार्टिकल कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव पोल की तरफ में अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव पोल की तरफ में इन्फ्लुएंस करेंगे। पर कैसे जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। जैसे ज्यादा बड़ी लेंथ है तो पहले ऐसा लेंथ के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, समझो ये बहुत ज्यादा लेंथ है, समझ रहे हैं, फिर ये इससे थोड़ा, ये थोड़ा, इस तरीके से लेंथ के हिसाब से, इस तरीके से समझो सेट हो जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, फ्रैगमेंट के लेंथ के हिसाब से ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डीएनए थे ये कैसे थे बाबा, यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये कैसे थे, डबल स्ट्रैंडेड है। इसके वो अल्कली के साथ में ट्रीट करेंगे, अल्कली के साथ में ट्रीट करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड। ये डीएनए कैसे थे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। अब इसको अल्कली के साथ में ट्रीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, पक्का? अब यहाँ से इधर नेक्स्ट क्या है, साउथर्न ब्लड। क्या करवा लें, साउथर्न ब्लड। इसमें देखो, इसमें एक नाइट्रो, सॉरी क्या बता देती है, नहीं एक्चुअली ना मेरे को नाइट्रोग्लिसरीन याद आ रहा था, मतलब नाइट्रोग्लिसरीन, मतलब दिमाग में नाइट्रोग्लिसरीन चल रहा था, नाइट्रोग्लिसरीन में नाइट्रोसेल्यूलोज याद करना था। चलो देखो, डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया। अब क्या किया जाता है साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में, यहाँ पे या तो हम नायलॉन का यूज कर सकते हैं, नायलॉन फिल्टर पेपर का यूज कर सकते हैं, नायलॉन, और या तो फिर हम नाइट्रो सेल्यूलोज फिल्टर पेपर का यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसके एक फिल्टर पेपर, ऐसे से पेपर लेते हैं, ठीक है, और इसको एक जेल के ऊपर में रखा जाता है, ठीक है। फिल्टर पेपर लिया, यहाँ पे मैं क्यों बना रहा है, फिल्टर पेपर के ऊपर में रखा इसको, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, क्लियर हो रहा है, ये जो डीएनए इनको रखा और जेल के ऊपर में रख के इसको ओवरनाइट के लिए, सोप के लिए रख दिया, क्लियर है। अब ये सोप हो जाएंगे, उसके ऊपर में स्टिक हो जाएंगे, क्लियर है। अब इसके बाद इसके ऊपर में क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ, ये सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब क्या है पहले सुन लो। जो कल्प्रिट हमने लिया था, जो मर्डर के साइट पे हमें मिला था, याद है, उसको cDNA टेक्नोलॉजी से उससे प्रोब्स बनाए जाते हैं।
मतलब जो ये VNTRC जो है ना, जो जिससे हमें मैच करवाना है उसके प्रोब्स बनाएंगे। क्लियर हो रहा है? और उसको प्रोब्स को बनाएंगे कैसे? किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ में। वो जो डीएनए है उसके प्रोब्स जो है वहां पे भी तो 0.1% हिस्सा जो होगा वो अलग होगा ना, उसको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ में उसके प्रोब क्रिएट करेंगे। अब वो VNTR जो 100 टाइम्स रिपीट होते हैं वो क्लियर है, वो प्रोब्स बन गए। ये किसके सैंपल से बनाएंगे? जो हमें साइट पे मिला था, मर्डर की साइट पे, ठीक है, वहां से। अब क्या करेंगे? ये प्रोब मिल गया हमको, प्रोब मिल गया। प्रोब कैसा है? रेडियो एक्टिव है। हाँ, ये कैसा है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ में है बाबू, ठीक है। अब इस प्रोब को हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे इसके साथ में, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड, दोनों को अगर हाइब्रिड करवाएंगे तो दोनों डीएनए कंबाइन हो जाएंगे। क्लियर है? प्रोब यहां मैं ऐसे लिख देती हूँ, हमने प्रोब लिया, प्रोब प्लस हमारा जो एसएस डीएनए था, इन दोनों को हम करेंगे तो ये फिर से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कंबाइन हो जाएगा। और कैसे बाइंडिंग करेगा रे बाबा? वहीं पे बाइंडिंग करेगा जहां पे उसको उसके बाइंडिंग वाला नंबर मिलेगा। मतलब एडेनाइन है तो उसको जब तक वहां पे थायमिन नहीं मिलेगा तब तक उसी के साथ तो पेयर करते चलेगा। तो समझो एक पेयर ऐसा हुआ, ये था तो ये इसके साथ में पेयर करेंगे, ये वाला एक था, ये पेयर, फिर ये वाली इसने नहीं किया समझो, फिर ये वाला आया, इसने इसके साथ पेयर कर लिया, इसके साथ ये पेयर कर लिया, इसके साथ ये पेयर कर लिया, इसके साथ ये पेयर कर लिया। वहीं पे रिपीटेशन यूनिट पे वहीं पे वो पेयर करेगा जहाँ पे उनकी पेयरिंग मैच हो रही है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से तो एक साथ में अट्रैक्ट होते हैं, एक साथ में जुड़ते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से पेयरिंग करेगा। हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब ये हमें सैंपल्स मिल गए, ये मिल गए अब हमें पूरे तरीके से हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन हुआ और ये हाइब्रिड हमको डीएनए मिल गया। अब ये हाइब्रिड जो डीएनए है, अब इसको क्या करेंगे? फोटोग्राफी, एक्सरेज पे, एक्सरे जो फोटो फ्लेम होती है फोटोग्राफी है, बोला है ना, फोटोग्राफी एक्सरे के ऊपर में इसको देखेंगे। अब मुझे जो एक्सरे के ऊपर में जब देखेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो जहां पे ये बेस पेयर जहां पे मैच हो जाएगा वहां पे लाइट इमिट होगा। यहाँ पे समझो ये मैच किया तो यहाँ पे लाइट दिखेगा, ये मैच किया तो यहाँ पे लाइट दिखेगा, ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ, यहाँ पे मैच हुआ, यहाँ पे लाइट दिखेगा, ये मैच नहीं हुआ, यहाँ पे मैच हुआ, यहाँ लाइट दिखेगा। तो जितने ज्यादा मैचिंग पेयर्स ज्यादा दिखेगी तो हम क्या बोलेंगे? भाई ये जो है, जो सैंपल था और ये जो प्रोब था, जो हमने इसके जो कल्प्रिट है, सैंपल हमने किससे लिया? जो हमारे पास सस्पेक्ट था, सस्पेक्ट और प्रोब हमने बनाया जो हमें कहाँ मिला? ठीक है, तो वहां से फिर उन दोनों से हम क्या, अगर ये दोनों मैच हो गए, अगर इनकी पेयरिंग हमें जहाँ पे ज्यादा दिखेगी, समझो फॉर एग्जाम्पल मैं बोली 70%, 80% के अबव अगर हमको पेयरिंग मिली तो हम उससे क्या बता देंगे कि जो मर्डर की साइट में जो ब्लड मिला था वो उसी पर्सन का है, डीएनए तो मैच कर रहा है। क्लियर है? तो इससे पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। समझ में आया क्या? क्या क्या किया? सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए को आइसोलेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह डेंसिटी, ठीक है, उसको डीएनए हमें मिला, डीएनए को फिर हमने क्या किया? कट किया। कट करने के बाद हमने क्या किया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। किसके साथ? एगरोस जेल के साथ। एगरोस जेल के साथ। क्लियर हो रहा है? एगरोस जेल के साथ में जैसे ही हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस की तो वो कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई किया था, तो लेंथ डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। पर कैसे? लेंथ के फ्रैगमेंट, जितना ज्यादा लेंथ के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से वो पूरी की पूरी शीट उसके ऊपर में सेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लेंथ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद क्या किया? साउथर्न ब्लॉटिंग में क्या किया? नाइलॉन का फिल्टर पेपर या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज के फिल्टर पेपर पे हमने ये जो स्टैंड जो बने थे हमने उसको रखा। ठीक है, रखने के बाद ओवरनाइट सोक हुआ वो जेल में, जेल से क्या हो गया? एक जगह पर स्टिक हो गया वो नीचे। ठीक है, स्टिक होने, अरे सॉरी, इसके पहले हमने ये किया था ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, अल्कली से उसको सिंगल स्टैंडर्ड किया, फिर उसके साथ में हमने यहाँ पे साउथर्न ब्लॉटिंग लिख दूं क्या? नाइट्रोग्लिसरीन, ये देखो नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर पे रखा, ओवरनाइट सोक करके वो सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए था वो स्टिक हो गया। क्लियर है? अब फिर उसके साथ हमने क्या किया? जो डीएनए प्रोब बनाए,
डीएनए प्रोब के साथ में उसको हाइब्रिडाइजेशन किया, हाइब्रिडाइजेशन से वो सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड हो गए। अब वही पेयर एक दूसरे से मैच करेगा जहां पे उसको उसकी पेयरिंग मिल रही है। बाकी समझो यहाँ पे अगर ये पेयरिंग मैच हो रही है तो यहाँ पे जाके मैचिंग उसके साथ में हो जाएगा। ऑलरेडी ये जो हमने जो प्रोब लिया है वो रेडियो एक्टिव है, जैसे ही हम फोटोग्राफी करेंगे तो हमें वहाँ पे जो पेयर मैच हुई है वहाँ पे लाइट दिखेगा, और जो पेयर मैच नहीं है वहाँ पे लाइट दिखेगा क्या? नहीं। तो उस तरीके से हम ये पूरा का पूरा उससे मैच करेंगे कि कहाँ कहाँ पे परफेक्ट वो मैचिंग प्रॉपर हुई है, उसको डिटरमाइन करने के हिसाब से हम मतलब लास्ट में हम रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन निकालेंगे कि जो सैंपल था वो जो सस्पेक्ट है उसका है या नहीं। क्लियर है? सेम मदर और पेरेंट के केस में बेबी के लिए भी वही करते हैं। ठीक है, वेरिएशंस तो आते ही है ना, क्यों? देखो हर डीएनए में वेरिएशंस आते हैं क्योंकि मदर और पेरेंट के दोनों के डीएनए मिलके एक नया डीएनए बनता है, जिसके वजह से हर इसमें 0.1% का जो डीएनए वो डिफरेंट होता है। उसी से हम डिटरमाइन करेंगे कि वो पर्सन है या नहीं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे बोले थे? फॉरेंसिक साइंस, मर्डर वगैरह को देखने के लिए, बेबी है या नहीं है, बेबी को डिटरमाइन, पेरेंट को डिटरमाइन करने के लिए कि बच्चे के पेरेंट्स है या नहीं है, वहां पे हम ज्यादातर यूज करते हैं। क्लियर है? पक्का? यही पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे डन होता है। सभी टॉपिक हमारे पूरे 12th स्टेट बोर्ड के यहाँ पे कवर हो चुके हैं। क्लियर है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना। थैंक यू सो मच।